हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में अंतिम रासायनिक गुण हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं आइसोसाइनाइड परीक्षण, इसे ही बोला जाता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया की सहायता से हम प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म में अंतर करते हैं। इसी वजह से इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, आप क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, उसमें आप प्राथमिक एमीन मिला दीजिए CH3NH2। प्राथमिक एमीन नाइट्रोजन परमाणु के साथ एक एल्किल समूह, तो प्राथमिक एमीन। और उसमें अब अल्प मात्रा में एल्कोहली KOH, एल्कोहली यानी एल्कोहल में घुला हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, सॉल्यूशन बन जाएगा और अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अभिक्रिया पूर्ण होगी तो देखना एक मिनट कैसे क्या बनेगा। यहां ये CH3 और ये N परमाणु, यहां से CH3 और ये N परमाणु उठा लीजिए, तो CH3 और ये N परमाणु। अब इसके साथ क्लोरोफॉर्म का C यानी कार्बन ये ले आइए, तो यहां क्लोरोफॉर्म का C मैं U लिख देता हूं, NC, ठीक है ना, बन गया। उसके बाद में अब आसान सी बात है, जब इतना याद रख लोगे कि क्लोरोफॉर्म का कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ ऐड होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उत्पाद है वो बन जाएंगे। कैसे कि यहां ध्यान दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये धातु है प्रथम वर्ग की धातु है। इस साइड में हेलोजन आया है, तो ये प्रथम वर्ग की धातुएं हेलोजन के साथ क्रिया करके धात्विक हैलाइड बना लेती हैं। तो यहां एक तो प्लस में KCl आ जाएगा। दूसरा, अब ये और देख लीजिए एक बात केमिस्ट्री में कि जहां आप किन्हीं अभिकर्मकों में जब प्रथम वर्ग के क्षार डालते हो, तो प्रथम वर्ग के क्षार डालने से और वहां जल मुक्त होता है, जल का अणु मुक्त होता है। तो यहाँ KOH है, इस वजह से इनमें आप डालोगे तो यहाँ जल भी बनेगा। तो यहाँ प्लस में H2O लिख देता हूं। और अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर देते हैं। संतुलित करें तो यहाँ देखिए 3 क्लोरो है, तो यहाँ तो एक ही क्लोरो है, तो यहाँ 3 लगा देता हूं, तो यहाँ 3 क्लोरो पूरे हो गए। पोटेशियम यहाँ 3 बन गए, लेकिन यहाँ तो पोटेशियम एक ही है, तो फिर यहाँ 3 लगा देता हूं, इस प्रकार से। और अब यहाँ अपने ऑक्सीजन परमाणुओं की थोड़ी बात और कर लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इस साइड में एक ही ऑक्सीजन है, तो फिर यूं करते हैं यहाँ भी 3 लगा देते हैं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो हाफमान कार्बिल एमीन, ये देखिए इसे बोलूंगा मैं कार्बिल एमीन, ये एक यौगिक है, कार्बिल एमीन बोलते हैं। और याद रखना, कार्बिल एमीन शब्द कब आएगा? जब जब किसी कार्बन श्रृंखला में NC यानी आइसोनाइट्राइल लगा हुआ हो, तो उसे ही कार्बिल एमीन कहते हैं। यहां कार्बन की संख्या तो 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन जब जब इसमें NC समूह लगेगा तो मान लीजिए वो कार्बिल एमीन है। और कार्बिल एमीन है तो कौन से वाली, जैसे इसे क्या बोलूंगा, मेथिल, एक कार्बन है तो बोलूंगा मेथिल कार्बिल एमीन, मेथिल कार्बिल एमीन। इसे एक नाम और दूंगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये भी इसी का नाम है। तो अभिक्रिया हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो कार्बिल एमीन बनती है, या यूं बोल दीजिए मेथिल आइसोसाइनाइड बनती है। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। पूछे कि क्यों कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया की सहायता से हम प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म में अंतर करते हैं, विभेद करते हैं। इस वजह से इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। अब ये तो पूरी हुई अभिक्रिया, तो लेकिन इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, तो मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, तो वो
हम पूरा करते हैं। क्रियाविधि में देखिए क्या होगा। क्रियाविधि में सबसे पहले आपने इसमें जो क्षार काम में लिया है उस क्षार को आप यहां लेकर के और उससे एक आप नाभिक स्नेही बना लीजिए। क्षार की सहायता से नाभिक स्नेही, प्रथम वर्ग के क्षार अच्छे नाभिक स्नेही होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नाभिक स्नेही है। लेकिन इसमें नाभिक स्नेही भाग बाहर निकाल लेते हैं। कैसे? यानी प्रथम पद में आप जो यहां आपने क्षार इस अभिक्रिया में काम में लिया है उस क्षार को आप और आयनित कर लीजिए, आयनों में तोड़ लीजिए, अर्थात नाभिक स्नेही बना लीजिए। तो यहां एक तो पोटेशियम बन जाएगा इस प्रकार से, और दूसरा आपके OH माइनस ये बन जाएगा। इस पर ऋणावेश है तो ये नाभिक से जाकर स्नेह करेगा, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? नाभिक स्नेही। जितने भी ऋणावेशित अणु होते हैं वो सारे के सारे नाभिक स्नेही होते हैं हमेशा, तो ये नाभिक स्नेही है। प्रथम पद पूरा हुआ। प्रथम पद में क्या करते हैं कि अभिक्रिया में प्रयुक्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आयनन कर लेते हैं और एक नाभिक स्नेही का निर्माण हो जाता है। दूसरे पद में क्या होगा? दूसरे पद में आप देखना कि यहां जो आपने क्लोरोफॉर्म काम में ली थी उस क्लोरोफॉर्म को आप लेकर के और उसमें आपने यहां जो नाभिक स्नेही बनाया वो डाल दीजिए, वो नाभिक स्नेही इसमें डाल दीजिए, इसके साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। अब क्या होगा? नाभिक स्नेही आपने जैसे ही डाला तो आप एक बात जानते हो कि इस पर ऋणावेश है, तो ये इसके किस हिस्से से जाकर संयोग करेगा? धनावेशित से, क्योंकि ऋणावेशित है तो ये नाभिक स्नेही है, और नाभिक स्नेही है तो कहने का अर्थ ये धनावेश से जाकर संयोग करेगा। धनावेश इसमें ये हाइड्रोजन वाला हिस्सा है, हाइड्रोजन वाला हिस्सा, हाइड्रोजन धनावेशित होता है हमेशा, तो हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेगा। तो पहले मैं यूं बोल दूं कि यहां OH इस H के साथ संयोग कर लेगा तो OH और H तो H2O बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया। यहां हमने लिख दिया, H2O बाहर लिख दिया। अब शेष क्या बच गया? इसमें ये कार्बन बच गया और ये Cl3 बच गया। तो ये कार्बन बच गया और ये Cl3 बच गया, ये यहां लिख देता हूं। लेकिन एक बात सुनिए आप कि यहां कार्बन के बंध पूरे नहीं है, कार्बन के 4 बंध होते हैं लेकिन यहां तो 3 ही बंध हैं, तो इस पर ऋणावेश लगा दीजिए और ये कार्ब एनाइन बन गया, कार्ब एनाइन बन गया। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, अभी तक ये दूसरा पद पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? यहां मुक्त मूलक और लगाने पड़ेंगे। आप कहोगे मुक्त मूलक क्यों लगाया आपने? याद रखिए, यहां कार्बन के साथ हेलोजन है, यहां कार्बन के साथ कितने हेलोजन है? 3 हेलोजन है, और आप जानते हो हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध होता है उस बंध का विषमाश विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमाश विखंडन। विषमाश विखंडन होने से यहां मुक्त मूलक आ जाएगा। ये लोन पेयर नहीं है, ये मुक्त मूलक है, याद रखना आप। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय पद में हम नाभिक स्नेही का योग क्लोरोफॉर्म पर करवा लेते हैं, और यहां एक कार्ब एनाइन, इसे बोलूंगा मैं ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन। याद रखना, मुक्त मूलक भी है और ऋणावेश भी है, तो मुक्त मूलक और ऋणावेश दोनों जब लगे हों तो फिर दोनों को एक साथ नहीं बोलते, ऋणावेश प्रभावी होता है मुक्त मूलक की तुलना में, तो ऋणावेश को बोला जाता है। तो ट्राइक्लोरो और कार्ब एनाइन, आप जानते हो ऋणाइन को एनाइन बोलते हैं, या यूं बोल देना ट्राइक्लोरो कार्ब ऋणाइन सही है, या ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन। एनाइन शब्द हमेशा ऋणाइन के लिए काम में लेते हैं। मुक्त मूलक यहां नहीं बोला जाएगा। ऋणावेश और मुक्त मूलक जब दोनों साथ साथ हो तो ऋणावेश को बोला जाता है। ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन बन गया। अब तीसरे पद में क्या होगा? तीसरे पद में आप याद रखना, ये जो आप ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन है इसको आप यहां ले आइए, ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन को यहां ले आइए, और इसमें से आप एक ऋणावेशित हेलोजन, आप जानते हो हेलोजन ऋणावेशित होते हैं हमेशा, तो यहां Cl माइनस वाला है उसको आप बाहर कर दीजिए। बाहर करने का अर्थ यहां माइनस कर रहा हूं कि CCl3 ऋणावेशित है, उसमें से एक हेलोजन आप बाहर कर दीजिए। एक हेलोजन बाहर कर दोगे तो यहां क्या बच गया? CCl2, तो CCl2 बच गया। और यहां ध्यान देने वाली बात है, ऋणावेशित बाहर करने से अब ये हिस्सा हट जाएगा और यहां सिर्फ और सिर्फ मुक्त मूलक आ जाएगा। मुक्त मूलक आ जाएगा
तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा, डाइक्लोरोकार्बेन मुक्त मूलक। इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो, इसे बोलूंगा कार्बीन मुक्त मूलक। जब कार्बन पर लगे तो कार्बीन बोलूंगा। कार्बीन बोलने का अर्थ क्या है, ऋणावेश हट जाने की बजाय। डाइक्लोरोकार्बेन मुक्त मूलक इसका पूरा नाम है, डाइक्लोरोकार्बेन मुक्त मूलक। अब ये डाइक्लोरोकार्बेन मुक्त मूलक बन गया दूसरे पद में, इतना ही बनेगा। अब तीसरे पद में बने हुए डाइक्लोरोकार्बेन मुक्त मूलक को आप और चौथे पद में और प्राथमिक एमीन में डाल दीजिए। प्राथमिक एमीन को मैं यहां इस प्रकार से यूं लिख देता हूं, प्राथमिक एमीन। आप यहां एल्किल समूह भी ले सकते हो और ये आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये मुक्त मूलक वाला CCl2 डाल देते हैं। डालने पर क्या होगा, देखिए संयोग कैसे करेगा। नाइट्रोजन पर आप जानते हो लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, तो मैं यहां लोन पेयर लगा देता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन 15वें वर्ग में आता है और 15वें वर्ग में एक लोन पेयर अवश्य उपस्थित होता है तत्वों के पास। तो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ गया और CCl2 का संयोग करवाएंगे। तो अब ऐड कैसे होगा ये आप देखना, इस प्रकार से, और यहां H और ये वाला H इधर कर देता हूं। यहां बॉन्ड, ये इस बॉन्ड से ये CCl2 जुड़ जाएगा और इसको बिखेर कर लिख देता हूं मैं। यहां भी Cl और यहां भी Cl, याद रखने वाली बात। अब क्या होगा कि यहां नाइट्रोजन के बंध अधिक हो रहे हैं तो आप यहां तो धनावेश कर दीजिए और इस पर कम हो रहे हैं यहां आप ऋणावेश कर दीजिए। इस प्रकार से ये इसका संयोग हो गया और सारे का सारा एक डाइक्लोरोकार्बन मुक्त मूलक इस प्राथमिक एमीन पर ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, इस नियमानुसार पांचवें पद में इस बने हुए योगो उत्पाद को, इसे मैं बोलूंगा योगो उत्पाद लवण, क्योंकि इस पर धनावेश ऋणावेश दोनों है तो ये लवण है, तो योगो उत्पाद लवण है। इस योगो उत्पाद लवण को और मैं यहां लिखता हूं पांचवें पद में। पांचवें पद में आप क्या करोगे, इस योगो उत्पाद जो लवण है उसको आप यहां इस प्रकार से यूं लिख लीजिए और यूं लिखने के बाद में, और अब इसमें आप KOH मिला दीजिए और वो भी एल्कोहलिक। कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH मिला दीजिए। तो अब क्या होगा, ध्यान देने वाली बात, अब मैं यहां लिख देता हूं, इस R के साथ ये N और ये C, ये पूरा का पूरा यूं इस प्रकार से यहां बाहर हो जाएगा, लगातार कंटिन्यू R N और C। अंडरस्टैंडिंग है, ये संयोग करके और बंधों को पूरा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए और क्या बच गया, और इधर H बचे, Cl बचे, यहाँ पोटेशियम भी, हाइड्रोक्साइड भी अणु के रूप में बचा हुआ है। तो फिर यहाँ ये धातु है और यहाँ हेलोजन है, तो क्या बन जाएगा प्लस में, KCl बन जाएगा। और बता चुका हूं कि ये क्षारीय पदार्थ है तो ये क्या मुक्त करेगा, जल का अणु मुक्त करेगा, तो प्लस में H2O भी हम लिख देंगे इस प्रकार से। और ये अभिक्रिया हम पूर्ण कर लेंगे और इसमें थोड़ा संतुलित कर देते हैं। यहां देखिए इसमें Cl2 है और यहां Cl1 है तो यहां 2 लगा देता हूं, पोटेशियम 2 हो गए तो यहां 2 लगा देता हूं। इस प्रकार यहां एक बात, यहां ऑक्सीजन परमाणु इसमें 2 है तो यहां ऑक्सीजन 2 कर देता हूं। इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण संतुलित हो गई। इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना, और एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, तो क्रियाविधि इस प्रकार से ये बनती है, थोड़ा आप ध्यान रखना। अगला टॉपिक, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण देखिए, क्लोरोफॉर्म रंगहीन होती है, थोड़ा ध्यान रखना इन गुणों के बारे में। क्लोरोफॉर्म रंगहीन होती है। दूसरा बिंदु, क्लोरोफॉर्म मीठी गंध वाली दरों के रूप में पाई जाती है। क्लोरोफॉर्म मीठी गंध वाली दरों के रूप में पाई जाती है। और तीसरा बिंदु, क्लोरोफॉर्म जल में आंशिक विलय होती है। जल में आंशिक विलय होती है, जबकि ईथर और एल्कोहल में अत्यधिक विलय होती है। ईथर और एल्कोहल में अत्यधिक विलय होती है, थोड़ा ध्यान में रखना।
और नेक्स्ट जो गुण भौतिक गुण के रूप में कि क्लोरोफॉर्म की अत्यधिक मात्रा सूंघ लेने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ये बेहोशी उत्पन्न करती है और पहले इसे चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। निश्चेतक मतलब बेहोश करना, तो अत्यधिक मात्रा सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो ये इसके थोड़े भौतिक गुण थे, थोड़ा ध्यान रखना। अब क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। तो शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक समीकरण लिखी जाती है और बताता हूं अभी आपको मैं कि शुद्धता का परीक्षण कैसे करोगे। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण याद रखना, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 सॉल्यूशन के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाती है। शुद्ध जो क्लोरोफॉर्म है, अगर ये शुद्ध अवस्था में है तो आप इसमें AgNO3 सॉल्यूशन मिलाओगे तो कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध होने का अर्थ है कि जब आप इसे वायु या प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हो, तो मैंने बताया था कि ये अपघटित होकर के और विषैली गैस फोस्जीन बनाती है। फोस्जीन तो बनाती ही बनाती है, इसके अलावा अल्प मात्रा में HCl भी बनाती है। क्या बनाती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर फोस्जीन के साथ साथ अल्प मात्रा में HCl बनाती है। तो फोस्जीन भी बनती है। फोस्जीन तो इस AgNO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में बनी हुई ये HCl, और ये HCl क्या करेगी? AgNO3 के साथ क्रिया कर लेगी और AgNO3 के साथ क्रिया करके वही भाग, धनावेशित भाग इस हैलोजन के साथ आ जाएगा, तो बन जाएगा AgCl और इधर से बच गया HNO3। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध अवस्था में जब होगी तो HCl का निर्माण करेगी और HCl AgNO3 के साथ क्रिया कर लेगा तो AgCl का सफेद अवक्षेप बनाएगा। तो फिर शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाती है, परंतु अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो, अर्थात क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए या वायु में खुला रख दिया जाए, तो इसमें फोस्जीन के साथ साथ और HCl बन जाती है अल्प मात्रा में, और HCl बन जाती है अल्प मात्रा में, तो यही HCl जब उसमें AgNO3 डालते हैं तो HCl AgNO3 के साथ क्रिया करके और सफेद रंग का AgCl बनाती है, और इस प्रकार इसके बन जाने से पूरी की पूरी क्लोरोफॉर्म बोतल में सफेद नजर आएगी, सफेद अवक्षेप के रूप में नजर आएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो क्लोरोफॉर्म है वो अशुद्ध है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण AgNO3 से किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात तो यही है, थोड़ा आप याद रखना।